हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में। इस इशू को समराइज़ करने के लिए दो क्वेश्चंस काफ़ी हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शेयर्स को डीमटेरियलाइज़ कराने की कोई टाइम लिमिट है, और अगर वो टाइम लिमिट है तो वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर शेयर्स डीमटेरियलाइज ना कराएं तो क्या होगा। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं कहूँगा कि शेयर्स डीमटेरियलाइज कराने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब मर्जी चाहे शेयर्स डीमटेरियलाइज करा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर, ऑनलाइन इन शब्दों से डर लगता है, अब शेयर्स भले ही डीमटेरियलाइज मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आप शेयर्स डीमटेरियलाइज नहीं कराते तो क्या होता है। तो अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मेरी पिछली वीडियो है उसे आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बात की है कि किस सिचुएशन में आप शेयर्स फिजिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूजुअली आज की डेट में विदाउट डीमटेरियलाइजिंग आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको शेयर्स को डीमटेरियलाइज कराना ही पड़ेगा अगर आप शेयर्स को ट्रांसफ़र यानी कि सेल करना चाहते हैं तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि भाई जो डीमटेरियलाइज कराने का मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर्स को, वो यही है कि ताकि आप उन शेयर्स को बेच सकें, कैश कर सकें। तो इससे हमें ये पता लगता है कि शेयर्स डीमटेरियलाइज ना कराने से ये नहीं होगा कि आपका शेयर डूब जाएगा या आप क्लेम नहीं कर पाएंगे या आप उसके वैलिड ओनर नहीं रहेंगे। उसका जो मेन पर्पस वो ये है कि आप उस शेयर को सेल आउट कर सकें। उसको हम कंसीडर करते हुए अगर बात करें तो आप शेयर्स को भले डीमटेरियलाइज मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शेयर्स डीमटेरियलाइज ना कराओ तो होता क्या है। अब इसको जानने के लिए कंपनीज एक्ट का एक प्रोविज़न है जो कहता है कि अगर कोई शेयर होल्डर डिविडेंड को, जो कि कंपनी डिक्लेयर करती है, जब भी करती है, उसे अगर 7 साल तक अगर शेयर्स को के अगेंस्ट जो भी डिविडेंड है उसे वो क्लेम नहीं करता है 7 साल तक, तो वो जो शेयर है और जो उसके अगेंस्ट डिविडेंड है दोनों ही IEPF में पहुंच जाते हैं। अब जनाब IEPF क्या है? IEPF है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल कीजिए, आपके सामने आराम से जानकारी आ जाएगी। लेकिन अगर लेट्स से आपको आम भाषा में कहूँ कि ये क्या है, तो एक सरकारी खाता है जिसमें आपका शेयर पहुंच जाएगा। अब अगर IEPF में शेयर पहुंच जाता है तो क्या होगा, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई हम उस शेयर को IEPF में पहुंचने ही ना दें, ठीक है, प्रोसेस लंबा होने ही ना दे। तो उसके देखिए दो तरीके हैं। एक जो पहला तरीका है, आप शेयर्स डीमटेरियलाइज करा लीजिए। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो मेरी ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मेजर वीडियो है जिस पे मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पांस रिसीव हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप शेयर्स डीमटेरियलाइज नहीं कराना चाहते या किसी कारणवश आप शेयर्स डीमटेरियलाइज नहीं करा पा रहे, तो सिंपल है, आपको बस इतना करना है कि आप शेयर्स के अगेंस्ट जो डिविडेंड है उसे क्लेम कर लें, या फिर रेगुलरली क्लेम करते जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो प्रॉब्लम आती है कि भाई हम शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड क्लेम नहीं कर रहे, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने शेयर्स के अगेंस्ट हमें पैसा मिला, हमने लिया क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है। तो सर देखिए, इसका जो सबसे मेजर कारण है वो ये है कि जब शेयर्स में फिजिकली डीलिंग हुआ करती थी इन ओल्डर टाइम्स बिफोर डीमटेरियलाइजेशन केम इनटू बीइंग, तो तब क्या हुआ करता था, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड बांटा जाता था वो थ्रू चेक्स बांटा जाता था जो उनके घर पे डिलीवर किए जाते थे बाय कुरियर। मतलब कि घर इन द सेंस जो भी एड्रेस वो लोग अपने कंपनी को दिया करते थे, उस पर चेक्स डिलीवर होते थे। अब होता ये था, या तो चेक्स जो शेयर होल्डर्स होते थे उन्हें रिसीव नहीं होते थे, अगर तो रिसीव होते थे तो कई बार ऐसा देखा गया है कि शेयर होल्डिंग छोटी होने के कारण डिविडेंड की अमाउंट बहुत कम,
इवन 1-1 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये तक होती थी। अब शेयर होल्डर सोचता था यार ये 10 रुपये क्लेम करने के लिए कौन बैंक जाए, कौन पेन स्लिप भरे, झंझट पाले। लोग अपने चेक्स को रखे रखते थे, उनको क्लेम नहीं करते थे। होता क्या था, आपके जो कंपनी में है अनक्लेम डिविडेंड का आपका अमाउंट चालू हो जाता था और आपका 7 साल का वो साइकिल शुरू हो जाता था। और फिर जैसे ही 7 साल होते थे आपके शेयर्स IPF में चले जाते थे। अब ये प्रॉब्लम थी ड्यू टू कि आपको चेक्स घर पे पहुंच रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि भैया कंपनी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ठीक है, सब कुछ नेट से लिंक्ड है। तो आजकल कंपनियां डायरेक्टली बैंक में जो आपकी डिविडेंड की अमाउंट है क्रेडिट कर देती हैं। लेकिन उसके लिए जो बैंक डिटेल्स हैं कंपनी के पास आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कि आपने उनको अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की होनी चाहिए। तो उसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि अगर आप डीमैटेरियलाइज नहीं कराना चाहते तो एटलीस्ट कंपनी के पास अपनी बैंक की डिटेल्स अपडेट करवा दीजिए ताकि आपके शेयर्स IPF में ना पहुँचे। अब सवाल आता है कि भैया हम ये करें कैसे? तो भैया सिंपल सा तरीका है, RTA से कनेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि भाई मेरी ये दिक्कत है, मैं अपने बैंक डिटेल्स अपडेट कराना चाहता हूँ, और आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब इसके अगेंस्ट भी आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो अगेन मेरा जवाब वही रहेगा जो मेरी पिछली फिजिकल शेयर्स की वीडियोस में भी था कि इफ़ यू वांट समथिंग यू ईदर हैव टू पुट एफर्ट्स और यू हैव टू पे फॉर द एफर्ट्स बीइंग पुट इन। तो आपको समझ आ ही गया होगा, इसलिए बिफोर यू मैसेज मी ईदर ऑन इंस्टाग्राम और मेल मी ऑन Gmail, सोच समझ के आप मेल कीजिएगा। आपको पता है कि भैया मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। फर्दर अब बात आती है, लेट्स से ऐसे कोई लोग हैं जिनके शेयर्स ऑलरेडी IPF में पहुंच चुके हैं, तो क्या सर आपके शेयर्स डूब गए, अब आप शेयर्स को क्लेम नहीं कर सकते? तो मैं कहूँगा कि इसका जवाब है नहीं। आप आराम से अपने शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं। उसको क्लेम करने का एक प्रोसीजर होता है, लंबा होता है, अनसर्टेन होता है, बहुत टाइम लग जाता है होने में, लेकिन पॉसिबिलिटी है। आराम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। अगेन उसके लिए भी मैं आपको एडवाइस यही करूँगा हमेशा कि आप लोग पता कीजिए चीज़ों के बारे में, उनको परफॉर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको आपका इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ भी होगा, आप उसे एंजॉय भी कर पाएंगे, ठीक है। अगेन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरा जो पहले वाला जवाब था वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ये लोगों को बताने के लिए है कि भाई हाँ, आपका शेयर कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपने डीमैटेरियलाइज नहीं कराया और आप डिविडेंड रेगुलरली अगर क्लेम कर रहे हैं तो आपके शेयर्स को कोई ख़तरा नहीं है, आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप उन्हें बेचना चाहते हैं उन शेयर्स को। तो अगर आपको बेचने का मन है शेयर्स को तो ही उनको शेयर्स को डीमैटेरियलाइज कराइए, अदरवाइज़ आपको शेयर्स को डीमैटेरियलाइज कराने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आपको सुन के हैरानी होगी लेकिन ये फैक्ट है कि आप जो शेयर्स हैं अगर मान लीजिए आपने डीमैटेरियलाइज करा दिए हैं तो लॉ में ये भी प्रोविज़न है कि आप चाहें तो उन्हें रीमटेरियलाइज भी करवा सकते हैं। मतलब लेट्स से जब आप डीमैटेरियलाइज कराते हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट्स जो है ना वो डीमैट कंपनी के थ्रू RTA में जमा करा देते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं रहते, आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें वो रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं शेयर्स। अब आप चाहते हैं कि भाई मेरे को सर्टिफिकेट्स वापस चाहिए और मैं अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रखना चाहता हूँ शेयर्स को, हम फिजिकल में रखना चाहता हूँ, तो इसका भी प्रोसीजर अभी भी अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने शेयर्स को रीमटेरियलाइज करा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका कोई पर्पस नहीं है, आज की डेट में उसको रीमटेरियलाइज करा के आपको करना ही क्या है। लेकिन हाँ, इससे ये पता लगता है कि हाँ, डीमैटेरियलाइज कराने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको कराना है कराइए, नहीं कराना मत कराइए, लेकिन अपना डिविडेंड ज़रूर क्लेम कर लीजिए। विद दैट सेड वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।